महादेव हर दर्शक मित्रों, मैं विपुल मेहता स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी और स्टूडियो की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे हम लोग रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन यानी कि 100th हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिनमें आप मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ और दो लोग भी हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? एक है खुद मोहम्मद रफ़ी साहब और एक मेरे जैसे ही उनके पुजारी, जिसको पूरी दुनिया इतना प्यार करती है और मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। वैसे हैं हमारे उमेश माखेजा जी। उमेश जी, आपका स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। हमेशा आपने मुझे संगीत की बातें करते हुए सुना है, या फिर संगीत को पढ़ाते हुए सुना है, या फिर गीतों को गुनगुनाते हुए सुना है। संगीत एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी चीज है जिसके 3 स्तंभ है: गायन, वाद्य और नृत्य। तीनों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मैं एक चौथे स्तंभ को भी जानता हूं, जो स्तंभ महान है, आज भी अमर है और हम सबके दिल में आज भी जिंदा है। जैसे गायन में 3 स्तंभ होते हैं: एक राग विद्या, एक प्रबंध विद्या और एक स्वर विद्या। आज उस शख्स की बात मैं करने जा रहा हूं जो इन तीनों स्तंभ को बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए है। मैं आपकी इंतजारी और नहीं बढ़ाऊंगा। मैं आज यानी कि स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी और स्टूडियो में 100वां जन्मदिन रफ़ी साहब का मना रहे हैं। तो मेरी ओर से रफ़ी साहब को और रफ़ी साहब के पुजारी को, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, जय रफ़ी साहब, हैप्पी बर्थडे रफ़ी साहब। कैसे हैं उमेश जी? एकदम बढ़िया। पहले तो सबको जय रफ़ी साहब। रफ़ी साहब को ये 100वां जो बर्थडे है, मेरी तरफ से भी बहुत 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 मुबारक। रफ़ी साहब, आप वैसे भी गए नहीं हैं, आज भी हमारे साथ ही है। उमेश जी, रफ़ी साहब के बारे में दुनिया भर में बहुत सारी बातें हुई है, ऑन रिकॉर्ड हुई है, आफ्टर रिकॉर्ड भी हुई है, ऑफ रिकॉर्ड भी हुई है। मगर आज जब उनका 100वां जन्मदिन पूरी दुनिया इतने हर्षोल्लास के साथ मना रही है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? तो क्यों ना आज रफ़ी साहब का बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे, 100वां बर्थडे आज यहीं पे मनाते हैं। सही बात है? एकदम सही बात है। उमेश जी, हम रफ़ी साहब की ढेर सारी बातें करने वाले हैं। मैं आप ही से क्यों बात कर रहा हूं? क्यों? और रफ़ी साहब, जिसको दुनिया एज ए सिंगर, प्लेबैक सिंगर जानती है, उनको आप भगवान भी मानते हैं। तो उसके पीछे प्लीज कुछ बताइए। पहले तो मैं सबको बताने से पहले बोलूँगा कि रफ़ी साहब प्लेबैक सिंगर नहीं थे, रफ़ी साहब प्लेबैक एक्टर थे। वाह, सही बात। क्योंकि रफ़ी साहब है स्टार मेकर। ओके। जितने भी जो हीरोज है, उनकी जो जिंदगी है वो रफ़ी साहब ने संवारी है। सही बात है। किसी का भी नाम लेंगे, नाम कूट जाएंगे, लेकिन कॉमन नाम एक ही आएगा, ओनली रफ़ी साहब। रफ़ी साहब। और देखो, रफ़ी साहब को ऊपर वाले ने जब नवाजा, तो मैं एक लाइन जरूर कहूँगा कि खुदा भी ख्यालों में लाया है तुमको, खुद हाथों से अपने बनाया है तुमको, फलक ने भी दिल में बिठाया है तुमको, फिर हमारी ज़मीं पर भी लाया है तुमको। तो गाना रफ़ी साहब का ही है, लेकिन क्या है कि रफ़ी साहब ने भले हर सिंगर के लिए गाना गाया है,
कुछ कुछ गाने ऐसे हैं रफ़ी साहब के, पूरा गाना ना सही, लेकिन एक लाइन भी ऐसी होती है कि जो रफ़ियंस हैं वो रफ़ी साहब के लिए गुनगुना सकते हैं। जैसे एक गाना है रफ़ी साहब गा के गए, दिल का सुना सा तरह ढूंढेगा मुझको मेरे पास ज़माना ढूंढेगा, ज़माना तो आज हम वो गा ही रहे हैं। रफ़ी साहब की उसकी लाइन भी आती है कि वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, तो ढूंढ ही रहे हैं। और पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे आपके स्टूडियो में बुलाया, और इतनी बड़ी समझो कि बहुत से रफ़ियंस हैं, उसमें आपने मुझे चुना। थैंक यू वेरी मच। इसको थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं लगता है कि रफ़ी साहब ने हम दोनों को चुना है? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो ये सफर आपकी जिंदगी में कब शुरू हुआ, रफ़ी साहब से मोहब्बत वाला सफर? तो हमारा जॉइंट फैमिली था हम्म, और फिल्मी माहौल ही था घर के अंदर। मेरे मॉम डैड भी फिल्मों के बहुत शौकीन थे, हम्म, और फिल्मों में उस ज़माने में ज़्यादातर गाने रफ़ी साहब के, किशोर साहब के, मुकेश जी के चलते ही रहते थे। लेकिन क्या है, मेरे जो भाई है उसमें से एक जो मेरा भाई है विनोद माखीजा, वो अक्सर रफ़ी साहब को सुना करते थे। तो जब हम भाई लोग बैठे थे तो एक बार मधुबन में राधिका नाच रे चला, वाह, भाई मेरा भूल गया होगा, मेरे दूसरे भाई भी भूल गए होंगे, लेकिन मुझे अभी भी याद है वो जो गाना प्ले किया था मेरे भाई ने, फिर वापस उसको दोबारा चलाया। मैंने बोला अभी तो सुना, तो बोले नहीं फिर से सुनो, और जो फिर से सुनो वो आज तक मैं सुन रहा हूँ। क्या और रफ़ी साहब को सुनते सुनते कब वो मेरे दिल में ऐसे बस गए। और मैं मम्मी को हमेशा अक्सर बोला करता था कि मम्मी मैं रफ़ी साहब को देखता हूँ तो मुझे कुछ अलग था महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि मैं सर सजदे में झुक जाता है। तो मम्मी मेरी बोलती थी बहुत अच्छी बात है। हमारी मम्मी इसको, रफ़ी साहब का नाम महमद रफ़ी बोलती थी। अच्छा। मेरे फादर मदर महमद रफ़ी, हम्म, वो पाकिस्तान से, तो हमारे जैसे सिंधी में ना मोहम्मद रफ़ी को महमद रफ़ी बोलते हैं। हम्म, तो बोले कोई बुरी बात तो नहीं है बेटा, वो शक्ति थी ऐसी है। फिर आगे जैसे परिवार बढ़ता गया तो मैंने भी अलग मकान लिया। फिर हमारी मदर ने हमको खास, सब भाइयों को 2 बेडरूम हॉल किचन था, मुझे 3 बेडरूम हॉल किचन लेके दिया। फिर शायद ऊपर वाले की मर्जी होगी, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद। फिर कलेक्शन करने लगा, कलेक्शन करते करते कब मैं रफ़ी साहब को अपना भगवान मान बैठा वो तो मुझे नहीं पता। ये सब होते होते हुआ है सर। और मैं तो ये बात मानता हूँ कि किसी से अगर मोहब्बत हो जाती है या किसी से प्यार होता है तो मेरे ख्याल से पता चलता नहीं है, हो जाने के बाद पता चलता है कि Agree. यार ये तो मुझे इससे प्यार हो गया। तो रफ़ी साहब और मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मगर मैंने जितने भी रफ़ियन यानी कि रफ़ी फ्रेंड को देखा है, उन सब का प्रेम रफ़ी साहब के प्रति बहुत गहरा होता है। हाँ, कि वो अपनी वाइफ के लिए जो, या पेरेंट्स के लिए जो इज्जत रखते हैं अपने दिल में, मैंने देखा है ऐसे फैन हैं जो उनसे भी ज्यादा रफ़ी साहब को गहराई से चाहते हैं। उसमें भी शख्सियत रफ़ी साहब की है। हाँ, इसमें कैसा है कि भाई जो रफ़ी साहब को प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, जो रफ़ी साहब को प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं। तो ये घूम फिर के बात तो रफ़ी साहब की आ गई, शख्सियत तो रफ़ी साहब की थी। मैं रफ़ी साहब के बारे में आपको बताऊं, पूरी दुनिया जानती है, सबको सब मालूम है कि रफ़ी साहब कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे, 24/12/1924। सब बातें। कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताऊं कि जैसे रफ़ी साहब इस धरती को 55 बरस 7 महीने 7 दिन और मेरे ख्याल से 16 कलाक पावन करके गए। बहुत अच्छे, सही बात है। तो रफ़ी साहब जब 24 दिसंबर को पैदा हुए, तो रफ़ी साहब जब 24 को पैदा हुए और 44 में रफ़ी साहब ने पहला गाना गाया। तो मैं बोलता हूँ कि गाने बहुत से लेके गए, बहुत से गाने लेके गए। तो रफ़ी साहब की झोली में ही ऐसे गाने क्यों? मसलन रफ़ी साहब का पहला गाना, कोरस का 2 लाइन, हिंदुस्तान के हमें, हिंदुस्तान के हमें, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा, तारा। ये इनकी झोली में क्यों? आखिरी गाना रफ़ी साहब का, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर के उदास है, मैं की फिदा कहती तू कहीं आस पास पास है। तो वो रफ़ी साहब के लिए ही क्यों?
तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो रफी साहब के ये झोली में ही क्यों, ऐसे बहुत से गाने हैं। तो ऊपर वालों को भी लगा होगा कि भाई मैं जो ये इंसान नीचे भेज रहा हूं वो अभी उनको लगेगा इंसान है। जैसे जैसे वो इंसानों के बीच में बैठेंगे और रहेंगे तब दुनिया को मालूम पड़ेगा कि ये इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। फरिश्ता है। और देखो इसमें ऐसा है कि भाई ऊपर वाले ने भी रफी साहब को नवाजा, इतना हम भी नसीबदार है कि हमने उस युग में जन्म दिया जिस युग में हमने रफी साहब को सुना और इतना सब कुछ पूजा। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है कि जो शायद दुनिया नहीं जानती है, कि जैसे अभी एक गाने बहुत वायरल हो रहे हैं कि भाई रफ़ी साहब अपने कुछ कुछ गीतों के अंदर और कुछ कुछ गीतों के अंदर अंतरों के अंदर, जैसे भाई अगर इस इंसान ने गाना गाया भी वो दुनिया के रखवाले, फिर दूसरा गाना गाया, तीसरा गाना गाया, सब बोलते हैं मुस्लिम है, तो वो गानों के अंदर अपना धर्म कैसे परिवर्तन कर देते थे। लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म परिवर्तन तो अभी क्या बोलेंगे, रफ़ी साहब आए थे आवाम के लिए, वो इस धरती पे लाए गए थे एक मैसेज देने के लिए। अभी रफ़ी साहब के गाने सुनेंगे ना हम, तो हर गाने के अंदर मैसेज है। कोई भी गाना विपुल जी आप उठा लीजिए, पूरे गाने के अंदर एक लाइन ऐसी मिलेगी आपको कि आप उसको अगर कैच किया और उसको जीवन में उतारा तो आपका जीवन सफल है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। वो रफ़ी साहब को ही क्यों, हाँ, बात वो भी है कि ये गाना उनकी झोली में आया, उन्होंने गाया और बड़ी ही इज्जत के साथ उन्होंने उस गाने को निभाया। हर गाने में जान डाली और हर गाना सिर्फ गाने के लिए नहीं, बल्कि जब भी हम लोग सुनते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि ये गाना गाने के लिए नहीं गाया है, ये अमर होने के लिए ही गाया है। बोलते हैं ना, अभी हम देखते हैं कई इंटरव्यूज, जैसे रफ़ी साहब के फैमिली से भी कुछ बातें मालूम पड़ती है। तो जैसे रफ़ी साहब ने बोला कि मैं कोई भी धुन बनाता था तो रफ़ी साहब को अपने आंखों के सामने महसूस करके वो धुनें बनाया करता था। उनको ये नहीं मालूम पड़ता था कि ये गाने सब रफ़ी साहब ही गाने वाले हैं। हाँ। जब वो धुन बनाते थे, हाँ। लेकिन वो रफ़ी साहब को नज़र में रख के अगर धुन बनाते थे ना तो धुन जल्दी बन जाती थी। हाँ। और बहुत से गाने हैं जो रवि जी के रफ़ी साहब ने गाए हैं, और देख जाए तो रफ़ी और रवि का जो कॉम्पोजिशन है वो इतना अमर है, इतना अमर है। अच्छा। और उसमें तो 2-3 गाने तो ऐसे हैं जिसके बगैर शादी अधूरी है। हाँ। अब बाबुल की दुआएं लेती जाए, आज मेरे यार की शादी है। तो कोई ऐसा उसमें जात पात होती नहीं है, कोई भी रिलेशन के शादी का आप कैसेट चला लो, रफ़ी साहब का गाना आने के लिए एक्सी के मेरे को कैसेट ला के दिखाओ। भले इस दौर में हम चलते हैं, हम 24 में हैं तो नए नए गाने भी चलते हैं, लेकिन वो जब जो वीडियोग्राफर भी एडिटिंग करते हैं तो कहीं कहीं उनका एक ऐसा सीन आ जाता है विदाई का, तो वो उसको दूसरा गाना नहीं सूझेगा। कहीं ना कहीं एक लाइन तो फिट करेगा रफ़ी साहब की, तो उसकी शादी मुकम्मल होगी, तो उसकी सीडी मुकम्मल होगी। सही बात है। हर कंपोजर ने उनके पास गवाया है। मैं कभी कभी ये सोच में पड़ जाता हूँ, जब बर्मन दा, सचिन दा रफ़ी साहब को बैठा के पास में बिठा के वो गाने की धुन बता रहे हैं कि रफ़ी साहब आपको ये गाना है, देखो मैं इनको एक्सप्रेशंस की किंग मानता हूं मैं। और जब कंपोजर जैसे कि बर्मन दा का एक गाना उठा लो तो वो उनकी आवाज में सिखाते होंगे, जैसे बर्मन दा गाते हैं सुन मेरे बंधुरे, अब वही बर्मन दा अगर रफ़ी साहब को सिखा रहे हैं कि रफ़ी साहब आपको ये गाना है, चले गए हम, अब ये बर्मन दा की स्टाइल है। उस स्टाइल को रफ़ी साहब ने कैसे कैच किया और फिर पूरा वॉइस उन्होंने जो डाला, फील डाला, वो गाने में इतने सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे आप जैसे जैसे चले गए हम। अब बरबंदा से सीखा
और माइक पे हाँ। गाया, उसमें कितना फर्क होगा। और तो ये फर्क मिटाने वाले रफी साहब। ओनली रफी साहब। विपुल जी, कहा जाता है कि आलाप तार सप्तक से लेके मंदिर तक, मंदिर तक से लेके तार सप्तक तक एक ही भाषा, सुरों की भाषा, रफी साहब। रफी साहब हमिंग, कोई भी गाने की हमिंग उठा दो, आलाप उठा दो, कोई भी गाने का, किसने भी गाया है वो, आप खाली एक इमेजिन कीजिए कि ये गाना अगर रफी साहब गाते तो कैसे होता। जो गाया हो तो हम सुनते ही हैं, कई गाने ऐसे मैं बैठे होता हूँ तो सुनता हूँ कभी किसी और सिंगर का, तो जहन में थोड़ी देर के लिए अगर रफी साहब को डाल देता हूँ ना, तो वो गाने का जो रंग एकदम निखर जाता है। हाँ। तो रफी साहब सुरों के बादशाह थे। आलाप में रफी साहब का नंबर 1 आता था, हमिंग है, और सबसे बड़ी बात जो रफी साहब की थी वो थी फील। सब बोलते हैं कि भाई खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन एक बात तो मैं श्रोता सबको बताऊंगा कि एक वाहिद शख्स थे रफी साहब, जिसको ऊपर वाले, जैसे हम, जैसे मालूम है वो कैबिन, अपन प्लेन में जाते हैं तो 7 kg हाथ में अपन को परमिशन मिलती है कि 7 किलो आप लेके जा सकते लेके हैं। जा सकते हैं। इनको मिला था हाँ। ऊपर लेके जाने के लिए। तो कुछ कुछ चीजें रफी साहब खुद के साथ लेके आए थे और खुद के साथ ही लेके चले। यहाँ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें तो फील है एक, और जो शब्दों के जो उच्चारण है, भले मैं बोलता हूँ कि रफी साहब एक मुस्लिम थे, लेकिन आज हम अहमदाबाद बैठे हैं, बराबर है, गुजराती गाने रफी साहब के सुनो, एक से बढ़कर एक है। आप, हमारे गुरुजी इकबाल मंसूरी अक्सर कहा करते थे कि उमेश अकीद सांबर, उसमें वीजड़ी जो बोलते हैं ना, तो पक्का गुजराती सिंगर भी नहीं बोल सकता है, नहीं गा सकता है। अब मराठी गाने सुनो, हाँ। पंजाबी तो रफी साहब की चलो मदर टंग थी, बराबर है, उसको छोड़ दो। अब मेरी मदर टंग पे आओ, सिंधी 8 गाने गाए हैं। क्या बात। रफी साहब ने 8 गाने गाए। उसमें हमारा जब भी जो त्यौहार आता है झूलेलाल का, चेटी चांद, मैं उस दिन जो पूजा करता हूँ रफी साहब के मंदिर में, तो उसका आखिरी जो अंतरा है ना, जेको चौंदो झूलेलाल तेजा थींदा बेड़ा पार, मैं बोलता हूँ उसको, हमारे में सिंधी बहुत सिंगर आ गए, बहुत अच्छा गा के गए, लेकिन रफी साहब के मुंह से जेको चौंदो झूलेलाल, वो सुन के तो ऐसे लगता है कि मेरा जीवन ही सफल हो गया। तो रफी साहब 26 लैंग्वेजेस में गाने गा के गए। हाँ। कोई कम बात नहीं है। सही बात। कितने गाने गाए उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं। जितने गाए आज भी सब हमारे। उमेश जी, रफी साहब की मोहब्बत तो हम सभी ने देखी है, मगर कभी कभी मैं खुद, जब भी हम लोग मंदिर पे आते हैं तो आप हमें इतने प्यार से उनकी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि उनकी टाई है, उनका रेज़र है, ऐसी बहुत सारी चीज़, उनका कार्ड है सिंगर एसोसिएशन वाला, तो आपने तो बहुत सारी चीज़ आपके पास आई है। तो दर्शक मित्रों को आज ये बताइए कि इतनी सारी रफ़ी साहब की निजी चीज़ें जो वो पर्सनल तौर पे यूज़ करते थे, उन सबको आपने कैसे इकट्ठा किया? इकट्ठा नहीं किया, ये रफ़ी साहब का आशीर्वाद है, जिसको हम इनके ही जो शब्दों में बोल सकते हैं कि ये सब हदिया है, हदिया। हाँ। यानी रफ़ी साहब की फैमिली से मुझे ये गिफ्ट के तौर पे मिला है। तो पहले तो रफ़ी साहब की जो पूरी फैमिली है, रफ़ी फैमिली, अहमद फैमिली, तहे दिल से झुक झुक के उनको मैं सलाम करूँगा, नमस्कार करूँगा। मेरी ओर से भी रफ़ी साहब के पूरे परिवार को बहुत बहुत नमस्कार। आपा है, जैसे नसरीन आपा है, महराज जीजू है, उन्होंने बहुत बेकीमती चीज़ें दी। बेकीमती चीज़ें तो रफ़ी साहब की सभी है, लेकिन उन्होंने जो चश्मा दिया, ऐनक दिया, मेंबर का जो एसोसिएशन का कार्ड दिया, और यास्मीन दीदी और परवेज जीजा जी ने तो क्या कुछ नहीं दिया है। जो उन्होंने कंबल भेजा मुझे आनंद के हाथ, और जो रेजर दिए हैं, प्लस विजिटिंग कार्ड है, और इतना बड़ा जो पर्स मुझे दिया है ना विपुल जी, तो पहले तो मैं इतना बड़ा पर्स देख के मैं थोड़ा अचंभे हो गया कि इतना बड़ा पर्स। फिर जीजा जी ने बताया कि उस टाइम पे जो 100 की नोट इतनी बड़ी आया करती थी, वो तो 100 की नोट, सब नोट इतनी बड़ी बड़ी आया करती थी। हाँ। तो रफ़ी साहब जो पेमेंट लेके आते थे ना, तो वो उसके अंदर डालते थे, और पूरा दिन रफ़ी साहब एक्चुअली में घर के अंदर बहुत साधारण इंसान थे। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो पूरी दुनिया जानती है।
तो वो लुंगी और कुर्ते में बैठते थे, तो कुर्ते का जो जेब है ना वो बड़ा रहता था, उसमें वो डालते थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो रफ़ी साहब की फैमिली से ही मुझे मिली है। शाहिद भाई का और फिरदौस भाभी का भी बहुत प्यार मिलता है। और अभी अभी मोहम्मद रफ़ी परफ्यूम, हाँ, हाँ, रफ़ी साहब के ग्रैंडसन फुज़ैल रफ़ी जी ने लॉन्च की। तो हमारे शाहिद भैया जो रफ़ी साहब के सबसे छोटे बेटे हैं, उनकी जो बेगम है फिरदौस भाभी, वो अहमदाबाद जब आए किसी शो के सिलसिले में, तो वो परफ्यूम जो पहला पीस रफ़ी साहब के मंदिर में मुझे बिल्कुल गिफ्ट के तौर पे दिया। इससे बड़ा मैं अपने आप को क्या नसीबदार समझू, इससे बड़ा नसीबदार कौन होगा। सही बात है। हम रफ़ी साहब की छोटी सी तस्वीर मिल जाती है ना, कोई ऐसा वैसा गाना भी हमारे पास रेयर आ जाता है या कोई ऐसी रेयर तस्वीर आ जाती है, तो हम अपने आप को इतना अमीर समझते हैं कि यार अपने पास ये चीज़ आ गई है। रफ़ी साहब की निजी ज़िंदगी में जो खुद यूज़ करते थे वो चीज़ें मेरे पास रफ़ी साहब की फैमिली की तरफ से मिली है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। वही बात है। अच्छा उमेश जी, रफ़ी साहब की कुछ ऐसी कोई बात है जो हमारे दर्शक आज तक नहीं जान पाए? नहीं, अभी तो सब ओपन हो गया यूट्यूब पे, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी है जो रफ़ी साहब की, जैसे मैं घर में जाता हूँ, दीदी के साथ बैठता हूँ, जीजाजी के साथ बैठता हूँ, शाहिद भैया के साथ बैठता हूँ, तो मालूमात पड़ जाती है कि भाई चलो बातें बातें में हम बैठे होते हैं तो उनके मुंह में से भी निकल जाता है। तो एक बात उन्होंने मुझे बताई थी कि भाई जैसे एक गाना था, दोस्त बनकर आयो दोस्त बनकर ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल है दूर तुमसे रहना। तो गाने की रिकॉर्डिंग करके जब घर पे आए तो बहुत खुश थे। तो रफ़ी साहब की बेगम और बच्चे समझ गए कि आज अब्बा, और उन्होंने समझा इनकी बेगम के आज कुछ मजबूत गाना गा के आया जो इनके दिल को बहुत छू गया है। आके बैठे और बोले कि आज उषा ने बहुत अच्छा कंपोजिशन किया, बहुत अच्छा गाना बनाया, वो मैं गा के आया हूँ, मुझे दिल को बहुत सुकून मिला है। आप नहीं मानेंगे विपुल जी, दीदी ने बताया मुझे, दूसरे दिन सवेरे 8 बजे उनका ड्राइवर और पिया आया और बुके लेके आए। तो सब हैरान हो गए, कहाँ जा रहा हूँ? बोले मैं उषा से मिलने जा रहा हूँ। आप विचार करो कि सिंगर रोज गाने गाता है, सबने गाने गाए हैं, तो उनको इतना गाना अच्छा लगा, दोस्त बनकर आए हो दोस्त बन के रहना, जो पूरी रात खाली रुके और दूसरे दिन सवेरे उषा खन्ना जी के घर पे गए और उनको बुके दिया और उनको अभिवादन किया और कॉन्ग्रेचुलेशन किया कि भाई उषा आपने जो ये गाना बनाया मुझे बहुत गाने में मज़ा आया। तो कॉम्प्लीमेंट देने वो दूसरे दिन ही पहुंच गया। अभी तो रिकॉर्ड हुआ था गाना, अभी तो उसकी कैसेट निकलना बाकी थी, जो एलपी वगैरह जो उस जमाने में निकल रही थी वो सब बाकी था। तो प्यार बांटने में तो इन्होंने कभी कुछ कसर छोड़ी ही नहीं है। और एक है इंटरव्यू और किसी के भी शख्स का, बोले रफ़ी साहब से हम हमेशा जीतने की कोशिश करते थे कि भाई इस बार रफ़ी साहब मिलेंगे ना तो पहले सलाम हम करेंगे, लेकिन सलाम में भी रफ़ी साहब ने कभी किसी को जीतने नहीं दिया। क्यों? कि सलाम करने के लिए झुकना पड़ता है, और जितना ये झुके थे आज उतना ही वो उठे हुए हैं। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। साहब की बात निकली है तो ये क्वेश्चन तो मेरी और दर्शक मित्रों की ओर से बनता ही है कि बाकी के कितने भी स्टार्स हैं उनको हम साहब कह के पुकारते हैं, बट सिंगर में अब तो ये नाम तो आप ही ने दिया है, अब पूरी दुनिया बोल रही है जय हो रफ़ी साहब। मगर जय हो रफ़ी साहब में भी रफ़ी साहब जो शब्द है उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। देखो इंडस्ट्री में उस ज़माने में इतने अच्छे अच्छे दिग्गज सब सिंगर थे, सबकी सब इज्जत करते थे। वो ज़माना ऐसा था, सब सबकी इज्जत करते थे। हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई किशोर कुमार का और रफ़ी साहब का टंटा हुआ था, झगड़ा हुआ था, वो सब एक हेल्दी कंपटीशन था, बाकी कुछ भी नहीं था। इंडस्ट्री में सिंगर्स के अंदर अगर साहब जिसको लकब मिला हो, साहब के नाम से जो लोग बुलाते थे, वो सिर्फ रफ़ी साहब थे। प्यारे अंकल ने बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी कि कभी वो खड़े भी होते थे ना, हाँ तो हम उनको पीछे से ऐसे खब्बाओं पर हाथ मुकीने गुजराती में कहवा ना, हाँ कि अब उनको बुलाते भी नहीं थे, हम आगे जाते थे, हाँ हम आगे जाते थे और उनको बोलते कि रफ़ी साहब 2 मिनट इधर आइए। आइए। तो इतनी इज्जत। हाँ
कब मिलती है? हाँ, आपकी शख्सियत ऐसी हो, सही। आप खुद ऐसे हो, आप देते हो जो चीज, तो वो आपको मिलेगी। एक वाकया मेरे जहन में अभी उठ रहा है, एक ऐसा भी वाकया हुआ था। लंदन में कोई वीज़ा पासपोर्ट ऑफिस में रात को 12 हाँ। बजे, किसी को आज तक रिकॉर्ड, वो भी एक रिकॉर्ड है हाँ, रिकॉर्ड कि है। रात को 12 बजे लंदन का वीज़ा ऑफिस हाँ, खुला हो, खुला तो वो हो, रफ़ी साहब की रफी वजह साहब से, की खुला था। और रफ़ी साहब की पोती की वो जो बात है, प्लीज हाँ, सुनाइए हम। वो भी मैंने उड़ती उड़ती सुनी है, अभी फिलहाल मुझे अच्छा। हाँ वो बात जहन में नहीं आती है। क्यों नहीं आता उसका भी कारण बताऊँ। हमने कभी कभी कोई चीज़ में पढ़ता हूँ ना, तो पहले मैं रफी साहब के घर फ़ोन करता हूँ हाँ। कि ये ऑथेंटिक, ये बात सच्ची है। तो बराबर। मैंने अभी तक ये इस बात का कोई जिक्र रफी साहब की फैमिली से कभी किया नहीं है। अच्छा। आया होगा मीडिया में, मैंने भी पढ़ा है, आपने जैसे पढ़ा मैंने भी पढ़ा है, लेकिन कहाँ तक सच है वो पता नहीं है, फिलहाल पता नहीं है। ओके। अच्छा, रफ़ी साहब को हर कोई चाहता है उनकी गानों की वजह से, और हर उसको चाहने वाला उनके गाने गाना भी चाहता है। आपने तो पूरा रफ़ी साहब का मंदिर बना के रखा है, पूरे दिन रफ़ी साहब के गाने सुनते हैं। मैंने जब भी आपको मिला हूँ या फिर आपके पास आया हूँ, रफ़ी साहब के गाने वहाँ पे मुझे सुनने को मिलते हैं, मुझे लाइव रफ़ी साहब सुनने को मिलते हैं वहाँ पे। तो आपको गाने का ऐसा कोई इच्छा नहीं होता कि इतना मैं गाना सुनता हूँ तो रफ़ी साहब के गाना मैं भी गाऊं? ऐसी फीलिंग आती है अंदर से? हम इतनी देर से बैठे हैं, मैं रफी साहब का नाम लेता और वो पढ़ता हूँ, गाऊंगा क्या? सही बात है। वही मैं देख रहा हूँ कि कब से कि गंगा जमुना दोनों बह रहे हैं, और मेरी मिसेज हमेशा मुझे बोलती है, पूछ लो कि इस बार इंटरव्यू देने जाते हो ना तो रोना मत। अभी भी निकल रहा था ना, पहले तो शो में जाता था ना विपुल जी, तो 2 रुमाल देती थी, बोलती है शो के लिए, ये तुम्हारी जेब के लिए। हमेशा मैं 2 रुमाल मुझे पूनम देती थी। अभी बहुत मजबूत होके आया था, आज भी मैं बैठा ना, मैं मजबूत होके आया, मैं बोला आज तो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कार में आते हैं, कोई गाना ऐसे जहन में आया, अभी तभी का तभी तो अपन कार में चला नहीं सकते हैं, अभी चला सकते हैं अगर यूट्यूब है तो कई बार मैं सोचता था कि घर जाके नहा धो के पहले गाना सुनूंगा, घर आऊं गाना चलाऊं, गाना चला गाना बंद, पूरा नहीं सुन सकता। बहुत ही कम गाने ऐसे हैं कि जो मैं पूरे सुन सकता हूँ। वो भी क्यों, थोड़ा अपना ध्यान हटा देता हूँ तो गाना वहां जाके खत्म होता है। अगर मैं ध्यान दूं, और मैं तो नहीं सुन सकता, बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत कई जगह तो जाता हूँ तो लोग बोलते हैं पागल है यार, ये क्या है, रफी साहब का नाम लिया नहीं और रोना चालू। मैं तो खुद परेशान हूँ, लेकिन किस जन्म का रिश्ता है रफी साहब के साथ मुझे नहीं मालूम। लगता ही है कि हाँ, रफ़ी साहब का कोई ना कोई रूहानी रिश्ता आपसे जरूर रहा होगा, क्योंकि आप गाते नहीं हो मगर बेइंतहा मोहब्बत करते हो और उनको पूछते हो। चलिए बात को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी मैं एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, जितने भी रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं उन सब की दिली ख्वाहिश एक है कि जल्द से जल्द, अब रहा नहीं जाता, हाँ, रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले तो बस बहुत सातों जन्म ना लिए। बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया अब तो। और अब ऐसा लगता है कि अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। कितना? लेकिन क्या अभी अभी को बताओ, हम थक नहीं गए हैं। जो इंसान रॉयल्टी को छोड़ के निकले कि एक बार गाया मैं रॉयल्टी नहीं लूंगा, तो शायद ऊपर से इनका ही संदेशा नहीं आ रहा है, तो इनको नहीं मिल रहा है। एक बात। दूसरी बात, ये विश्व रत्न है, भारत रत्न क्या है इनके सामने? वो भी बात है, बराबर, ये विश्व रत्न है सही रफी बात साहब। है, सही बात है। एक वाहिद सिंगर ऐसे है रफी साहब, जो आप देखेंगे तो जो इंग्लिश गाने चलते हैं उनकी ट्यून से भी रफी साहब के गाने बने हुए हैं, रफी साहब के ट्यून से इंग्लिश गाने बने हैं, बहुत जान सारे, पहचानो, जीना आसान बहुत हो, बहुत से गाने। गुमनाम का। लेकिन हमारी भी दिली ख्वाहिश है, हम 2015 में
जंतर मंतर भी जो इंडिया के जितने भी अब सब रफियन थे पूरी वर्ल्ड से इकट्ठा होकर गए थे, आवेदन पत्र हमने भी दिया था सब जगह पे जाके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम जो रफियन थे, हमारे लिए रफी साहब विश्व रत्न है। विश्व रत्न है, सही बात है। और अगर जिस दिन भारत रत्न रफी साहब को मिलेगा तो इज्जत तो भारत रत्न की बढ़ने वाली है। हाँ। इनकी रफी साहब तो रफी साहब ही है। लेकिन क्या एक कभी भी क्या होता है, किसी को जैसे टाइटल तो चाहिए ना जिंदगी में, किसी को टाइटल चाहिए। आप अकबर बादशाह को जमीन पे बिठा दो तो उसका मुकुट उतार के रख दे अपने, तो वो क्या वो बादशाह नहीं होंगे? बात सही कह रहे हैं। बराबर है। वो अकबर बादशाह जमीन पे बैठे या अपने सिंहासन पे बैठे, अकबर बादशाह ही है। लेकिन एक टाइटल, एक चिन्ह है जिसको चाहिए, भारत रत्न रफी साहब। अगर वो है, बना है, दे रहे हैं तो इनको क्यों नहीं? बस वो एक गुजराती में देने के ना कि वो वस हो जाए। हाँ, दिल बस एक हाँ, बात भाई, बहुत हाँ, चुभ रही हाँ। है। अगर देते हो, हाँ, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को किसी को उस पर नहीं पढ़ना है, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जान गए। लास्ट जो मिला, इससे जो लास्ट मिला, इससे जो लास्ट मिला, जो 3 भारत रत्नों को आप देख लो, उस पर देखो रफी साहब को उनके साथ जोड़ दो और तीनों को आप क्वालिटीज देखो उनकी, तो अकेले बादशाह तो यही है, यही है। सिरमौर यही है। सिरमौर तो फिर भी यही नहीं है। मिला है तो होगी कोई बात। इनको ही नहीं लगता होगा कि भाई मैंने जब कुछ कोई चीजें ली नहीं है जिंदगी में, देने का ही काम किया है, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। आएंगे अगर हम, जैसे हम रफी साहब को हमेशा बोलते कि अगर आपकी तरफ से ये भारत रत्न रुका हुआ है तो दरवाजा खोल दीजिए। हम चाहते हैं कि आपको भारत रत्न मिले, आप भले ना चाहते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भारत रत्न मिले। तो शायद हो सकता है कि रफी साहब का भी जो 24वां बर्थडे है आज, तो इसके बाद अगर सरकार की आंख खुलती है तो वेल एंड गुड। नहीं, हम तो यही चाहते हैं और गुजारिश करते हैं सरकार से भी कि बस हम चाहने वालों का दिल रख लीजिए और हमारे रफ़ी साहब को भारत रत्न दे ही दीजिए। बस 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 बस।